आज की क्लास में हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी में 2 पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और वहाँ बच्चा ज़्यादातर गलती करता है। तो इस क्लास में हम ये चाहेंगे कि ऊष्मागतिकी से आने वाला क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री हो चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, इसमें एक तो हेडिंग ही रहेगी अपनी एंट्रोपी और एक हेडिंग रहेगी गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो हम पहले एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। एंट्रोपी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है और वो एग्जाम में आता है, उसका यूज करवाता है अपने को, और कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में ये पॉइंट गलत हो सकता है। तो मैं बात करता हूँ पहले तो एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी देखो इसको लिखते हैं एस से। रियलिटी में एंट्रोपी अव्यवस्था है, रैंडमनेस है, यादृच्छिकता है। जहाँ कोई भी वस्तु पदार्थ के कण जितने ज़्यादा बिखरे हुए मिलेंगे ना, इसका मतलब वहाँ रैंडमनेस ज़्यादा है, तो वहाँ अव्यवस्था ज़्यादा है। इसका मतलब आपको पहले दिमाग में फिट होना चाहिए कि रियलिटी में जो अव्यवस्था है ना, उसी का नाम एंट्रोपी है। इसका मतलब आपको पात्र में अगर कहीं गैस दे रखी हो, एक ठोस दे रखा हो, एक द्रव्य दे रखा हो, तो आपको पता है गैस के पार्टिकल लगातार गति करते हैं, उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। जैसे ताप बढ़ाते हैं अणु ज़्यादा गति करते हैं, तो उनकी अव्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर अपन बात करें किस स्थिति में एंट्रोपी का मान ज़्यादा आता है, तो गैस की स्थिति में ज़्यादा आएगा। क्योंकि जहाँ गैस में दो बातें हैं, एक तो कणों की संख्या ज़्यादा है और एक कणों की अनियमितता ज़्यादा है। और अनियमितता का मतलब रैंडमनेस ज़्यादा है, और रैंडमनेस अनियमितता का मतलब है यादृच्छिकता ज़्यादा है, और यादृच्छिकता का मतलब होता है अव्यवस्था ज़्यादा है। इसका मतलब जहाँ अव्यवस्था ज़्यादा, अनियमितता ज़्यादा, वहाँ एंट्रोपी भी ज़्यादा। एक लाइब्रेरी होती है पुस्तकालय, उसमें बुक अगर पुस्तक अगर सिस्टमेटिक ढंग से रखी हुई है, इसका मतलब वह व्यवस्थित है। वही किताबें बिखरी हुई हो, तो वहाँ अव्यवस्था ज़्यादा है, तो वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो आपको ऐसे बोले एंट्रोपी क्या होती है, तो एक अव्यवस्था को बताने के लिए या यादृच्छिकता को बताने के लिए जो यूनिट काम आती है उसको एंट्रोपी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं एंट्रोपी किसकी कंडीशन में ज़्यादा आई, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ये एंट्रोपी का ऑर्डर होता है अगर आप पदार्थ की भौतिक अवस्था देखते हो, ठोस द्रव गैस देखते हो तो। चलो देखिए एंट्रोपी के बारे में आप क्या क्या बातें याद करते हो। जैसे कोई भी अभिक्रिया है, आप उस अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ाओगे। आपको पता है ताप बढ़ाने पर, अभी भी बताया था मैंने, आप अगर गैस के कणों को भी ताप दोगे ना, तो कण दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाने का मतलब है प्रसार होगा, और प्रसार ज़्यादा होगा तो अव्यवस्था ज़्यादा होगी, अव्यवस्था ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। अगर आप दाब बढ़ाओगे, अब आपको पता है किसी पात्र में कोई गैस के कण है, पहले से बिखरे हुए हैं, आपने पिस्टन लगा दिया, दाब बढ़ाना चाहते हो। जैसे मान लो ये पिस्टन यहाँ आ गया, तो पहले कणों के लिए जगह ज़्यादा थी, अब कणों के लिए गति के लिए जगह कम हो गई, मतलब संपीड़न हो गया, कण पास पास आ गए। इसका दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे तो भैया संपीड़न होगा, और संपीड़न होगा ना, संपीड़न ज़्यादा होगा ना, तो कण बिल्कुल पास पास आ जाएंगी, अव्यवस्था क्या हो जाएगी, कम। तो भैया एंट्रोपी क्या होगी, कम। आपको कहीं भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऐसे बोले ताप बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो एंट्रोपी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगला, अगर आप आयतन बढ़ा रहे हो, आपको पता आयतन बढ़ाओगे, आयतन ज़्यादा लोगे, प्रसार होगा, जगह ज़्यादा मिलेगी, और जगह ज़्यादा मिलेगी, गति करने के लिए जगह ज़्यादा मिलेगी, तो बताओ एंट्रोपी भी क्या आएगी, ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ आयतन बढ़ाओगे तो भी एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। इसको एक ही बात से जोड़ो, एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था, बिखरी हुई कण ज़्यादा हो, जगह ज़्यादा मिले घूमने के लिए। इसका मतलब आपको पता है, आपने ब्राउनियन गति पढ़ी थी कोलोइडी विलियन में, वहाँ भी कण जिगजैग में गति करते थे, कण जितनी ज़्यादा गति करते थे स्थायित्व तो उतना ही ज़्यादा आता था। तो यहाँ यादृच्छिकता का मतलब होता है एंट्रोपी। चलो भाई ये मैंने बताया। तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि अपने को एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। ये पॉइंट लिख भी लो आप, ये लिख लो एक बार।
ये तो आपने लिख लिया होगा, पहले वाला मैंने बता ही दिया था, आपको 1 मिनट का टाइम दिया कि आपने लिख लिया। चलो भाई, अगर ये बात बताओ आप, अगर जैसे भौतिक अवस्था में चेंज करें, जैसे वाष्पन है, आपको पता है वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी लिक्विड को इतना ज़्यादा गर्म करो कि वो वेपर बना दे, वाष्प बना दे। तो इसका मतलब कोई लिक्विड होगा, उसको आप टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे, वो गैस बन जाएगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो यहाँ अव्यवस्था ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर आप वाष्पन कराओगे, वेपोराइजेशन कराओगे, तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। अगर आप फ्यूजन करोगे, गलन, तो बताओ, अगर गलन वाले में भी क्या होता है, एक सॉलिड होता है, उसको आप टेम्परेचर दोगे, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल कहाँ होते हैं, पास पास, और तो इसका मतलब लिक्विड के थोड़ी कहाँ रहेंगे, दूर दूर। इसका मतलब अव्यवस्था बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो चाहे वेपोराइजेशन हो, चाहे फ्यूजन हो, एंट्रोपी के मान में क्या हो रही है, ग्रोथ। ऐसे ही कंडेंसेशन हो, संघनन हो, तो क्या होगा, ये बात भी आपको लिखनी है, ताकि आपको, अगर आप एक बार भी रिवीजन करके जाते हो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है। अब बताओ, आपको पता है पहले पहले गैस है और फिर लिक्विड बना रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे और वो वापस लिक्विड बना रहे तो पास पास आ गए। याद करो, एक कंटेनर, एक पात्र में अपन लिक्विड को गर्म करते हैं ना, तो पहले वो लिक्विड गैस बनती है, गैस बनने के बाद वो गैस वापस वाष्प है ना, वापस इकट्ठी होकर पानी बनाती है। उस गैस का वापस कणों का एक जगह इकट्ठा होना, होकर क्या बनाना, लिक्विड बनाना, उसको कहते हैं संघनन। तो भैया यहाँ एंट्रोपी की मान में क्या आती है, कमी। ये लो, ऊपर वाले दोनों में एंट्रोपी की मान में वृद्धि थी, यहाँ एंट्रोपी की मान में आती है कमी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात और बता दूं, पानी का केस मैंने बहुत बार बताया आपको। पानी में मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी बताया था ये बात। पानी है ना, पानी, बर्फ और पानी, बर्फ हल्की होती है, पानी भारी होता है, तभी तो बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। बर्फ की ओपन स्ट्रक्चर होती है, बर्फ की खुली संरचना होती है। इसका मतलब याद रखना, अगर आपको ये केस दे देना, ये तो आप नोट कर लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना कि अपने को ये लिखना है बस। चलो भाई, अभी ये देखो, इसी में अगर ये केस H2O का है, तो H2O सॉलिड भी है और ये कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में। आपको पता है H2O सॉलिड का मतलब आइस है, H2O लिक्विड का मतलब ये वाटर है। आपको पता है कि ये, हाँ, इस बर्फ का वॉल्यूम होता है ज़्यादा और वाटर का वॉल्यूम होता है कम। अगर यहाँ इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ एंट्रोपी है ज़्यादा और यहाँ एंट्रोपी है कम। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्फ की ओपन स्ट्रक्चर होती है, खुली श्रृंखला होती है, अणु दूर दूर होते हैं। इसका मतलब बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, उनके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम होता है ना, जगह वो ज़्यादा होती है, और जगह ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, इसका मतलब एंट्रोपी भी ज़्यादा। तो ये केस एक याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जाने पर क्या होता है। ये बात पहले भी आपको बहुत बार बताई हुई है। अब सुनो, देखिए, अगर मैं एक बात बोलूं, किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को अपन किसी पात्र में डालते हैं तो उसके कण धीरे 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 पात्र के पेंदे में इकट्ठे होने लग जाते हैं। ठोस कणों का, ठोस पार्टिकल्स का, सॉलिड पार्टिकल्स का किसी कंटेनर के बॉटम में धीरे धीरे इकट्ठा होना, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये मेटलर्जी में आया था, जब अपन किसी मेटल्स का कंसंट्रेशन करते हैं तो उस समय आया था ये प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। तो भैया वहाँ प्यूरिफिकेशन में भी ये यूज होता है, जो सबसे ज़्यादा प्योर मेटल्स प्राप्त करते थे वो इसी प्रोसेस से करते थे। तो भैया यहाँ पार्टिकल्स का पात्र के पेन में बैठना, पहले पार्टिकल्स गति कर रहे थे दूर दूर, अब एक जगह इकट्ठे हो गई। पहले रेंडमनेस ज़्यादा थी, अब रेंडमनेस क्या हो गई, कम। तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रक्रम के दौरान, क्रिस्टलीकरण के दौरान, क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रम के दौरान, ये क्रिस्टलीकरण के दौरान भैया एंट्रोपी के मान में क्या आती है, कमी। ये पॉइंट भी लिखो आप, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान एंट्रोपी के मान में क्या आती है, कमी। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, लिख लेना। इसी पॉइंट के अलावा दूसरा पॉइंट, अगर आप, एग होता है,
और उस एक की सफेदी को उबालते हैं, तो याद करो, एक की सफेदी को उबालते हैं, एग में कौन होता है? प्रोटीन होता है। कई बार आपने देखा होगा आमलेट बनाते हैं, तो आमलेट बनने के दौरान आपको पता है अंडे में मेनली कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। अब आमलेट को जब गर्म करते हैं ना, तो एक बात बताऊं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है ना, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, प्रोटीन विकृतीकरण हो जाता है। अब ऐसा होने से क्या होगा, डीनेचुरेशन होने से क्या होगा? आपको पता है प्रोटीन को अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट दोगे, तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह टूट जाएंगे, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। एंट्रोपी से संबंधित ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट करना। ये की पॉइंट है, मैं वो की पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एक आता ही है, और इन्हीं क्वेश्चनों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। आप सीखो, पहले एक एग था, उसमें प्रोटीन थी, वो व्यवस्थित थी, मतलब अपनी जगह पार्टिकल्स व्यवस्थित थी, जिससे ही अपने आप उसको आपने टेम्परेचर दिया। अब भैया प्रोटीन ऐसे हो गई, प्रोटीन ऐसे होने का मतलब है अव्यवस्था बदल गई, पार्टिकल्स की व्यवस्था चेंज हो गई, अव्यवस्था ज़्यादा हो गई। इसका मतलब प्रोटीन का जब भी डीनेचुरेशन होता है, विकृतीकरण होता है, तो भैया एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टलीकरण हो रहा है, तो भैया एंट्रोपी के मान में क्या होती है? कमी। क्योंकि पहले कण गति कर रहे थे, अब कण पात्र के पेंदे में बैठ गए। पहले अव्यवस्था ज़्यादा थी, अब अव्यवस्था क्या हो गई? कम। ऐसे ही आपने अंडे को उबाला, अंडे को उबाले में पहले, उबालने से पहले उसमें प्रोटीन की व्यवस्था ठीक थी, अगर आपने जैसे ही उबाला प्रोटीन की अव्यवस्था चेंज हो गई, इसका मतलब अव्यवस्था ज़्यादा हो गई, और अव्यवस्था ज़्यादा होने से एंट्रोपी भी क्या हो गई? ज़्यादा। अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों ऑप्शन कई बार लिखा हुआ आता है कि भाई एंट्रोपी से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो पहला तो ऐसे लिखा हुआ आता है, क्रिस्टलीकरण के दौरान एंट्रोपी के मान में क्या आती है? कमी। और अंडे की सफेदी को उबालने पर प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, अव्यवस्था बढ़ जाती है, जिससे एंट्रोपी के मान में क्या होती है? वृद्धि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिखना। चलो भाई, अगली बात करते हैं हम। अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए चेक करना चाहते हो कि एंट्रोपी के मान में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए आपको देखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपको देखना है कि एंट्रोपी के मान में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। फिर एक बात बता रहा हूँ, अब केमिकल रिएक्शन के लिए आप कैसे चेक करोगे? अब आपको पता है, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, और किसी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट की तरफ गैस की क्वांटिटी हाई है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ गैस होगी वहाँ वहाँ रैंडमनेस ज़्यादा होगी, यादृच्छिकता ज़्यादा होगी, अव्यवस्था ज़्यादा होगी, तो भैया एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब आपको कभी भी ऐसे पूछे ना किसी क्वेश्चन में देकर, कौन सी केमिकल रिएक्शन में ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहाँ एंट्रोपी का वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट चेक करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट ये चेक करना है कि जहाँ जहाँ गैस बनेगी ना, गैस के मोल ज़्यादा होंगे ना, वहाँ रैंडमनेस ज़्यादा होगी, तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। बस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, मान लो आपको ऐसे देगा वो, ये भैया सीवीटी में भी आया था अभी, ये Cl2 गैस दे दिया, और ये Cl गैस दे दिया, और आगे मैंने 2 लिख दिया। अब बताओ, इसमें क्या है बच्चा? कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन नहीं, आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए बताऊँ क्या चेक करना पड़ेगा? आपको मोल चेक करना पड़ेगा। देखो एक बात बताऊँ, सॉलिड और लिक्विड होता है ना, सॉलिड में तो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, पास 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 पास, वहाँ रैंडमनेस कुछ होती ही नहीं है, वहाँ पार्टिकल्स की गति नहीं होती। गैस में थोड़े दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर है, गैस में तो बहुत दूर दूर है। इसका मतलब आप तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, एंट्रोपी की वैल्यू गैस में मैक्सिमम आएगी, फिर लिक्विड में थोड़ी कम, सॉलिड में तो बहुत कम आएगी। इसका मतलब जहाँ, अब देखो, यहाँ गैस के नंबर ऑफ मोल कितना है? 1, यहाँ गैस के नंबर ऑफ मोल कितनी है? 2। तो भैया जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे ना गैस की, वहाँ एंट्रोपी अपने आप ही क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यही क्वेश्चन ऐसे आए कि बताओ एंट्रोपी के मान में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? ये लो, N2 3H2, और मान लो मैंने दे दिया 2NH3। अब आपको देख के बताना है कि एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो आपको क्या करना है? आपको तो गैस के मोल देखना है क्या हो रहा है। एक बात बताओ, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक बात सिखाई थी कि आपको जब भी गैस के मोल देखना हो ना, मोल में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो क्या चेक करते थे? उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। अब बताओ, यहाँ मोल है 2 और यहाँ मोल है 4, भैया गैस के मोल में क्या आ रही है? कमी। जब आप एक बात करो, गैस की मात्रा ही उत्पाद की तरफ कम है, तो गैस के कणों की संख्या ही कम है,
इसका मतलब अव्यवस्था कम है, तो भैया क्या होता है, एंट्रोपी के माने में क्या आती है, कमी। चलो दूसरा देखो, अगर आपको ऐसे पूछे H2 प्लस I2 और आपको ऐसे बोल दे ये रिएक्शन है 2HI, अब भैया दोनों तरफ गैस के मोल इक्वल है और गैस के मोल इक्वल है ना, तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। आपको पता है जितनी अव्यवस्था इधर है उतनी अव्यवस्था इधर है, इसका मतलब दोनों तरफ मोल सेम है। अब देखो इधर भी गैस के मोल है 2 और इधर भी गैस के मोल है 2, तो दोनों तरफ गैस के मोलों में कोई चेंजिंग नहीं है, तो भैया यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। और चेंजिंग बोले तो जो जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसमें चेंजिंग कितना आता है, 0, तो भैया यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब ये एंट्रोपी स्थिर है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पूछेगा और इसी के बारे में एंट्रोपी की वैल्यू आपको पूछेगा कि एंट्रोपी में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब आपको एक केमिकल रिएक्शन में चेक करना आ जाना चाहिए। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको मैंने गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड वो भी सॉलिड है और एक CO2 बनी वो गैस है। बताओ देखिए रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ जाने पर एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, भैया सॉलिड तो देखना ही नहीं है, सॉलिड तो देखना ही नहीं है। अब भैया इधर तो गैस के मोल कितने थे 0 और इधर गैस का मोल कितना आ गया 1, इसका मतलब गैस के मोल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। भैया मोल इंक्रीज होंगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। बस ऐसा कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन एंट्रोपी से आता है, बस एंट्रोपी में चेंजिंग क्या होगी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एंट्रोपी में चेंजिंग का, परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपको किसी उष्मा में चेंजिंग की वैल्यू दे रखी हो और वहां अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना हो तो देखना उस रिएक्शन में उष्मा में परिवर्तन कितना हो रहा है और पर्टिकुलर वहां का ताप कितना है, उसको कहते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन। तो भैया कैलकुलेशन के लिए अगर आपको एंट्रोपी की वैल्यू याद करनी है तो एक बार दोबारा देखना, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है उष्मा में परिवर्तन अपॉन ताप। टेम्परेचर को हमेशा लेना है केल्विन में। अब एंट्रोपी की यूनिट क्या है यहाँ ये भी चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है, इसी फॉर्मूले से हम एंट्रोपी की यूनिट चेक कर सकते हैं। अब देखो उष्मा जो हीट होती है, जो उष्मा एनर्जी होती है उसकी वैल्यू तो हमेशा या तो कैलोरी यूनिट होती है या जूल यूनिट होती है, तो मान लो अपन किलो लेते हैं तो ये कैलोरी। अब आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है केल्विन में, वो कहाँ जाएगा ऊपर, तो कैलोरी केल्विन इनवर्स। अब देखो कोई भी हीट होती है ना, कोई भी उष्मा होती है, चाहे वो बंद ऊर्जा हो, दहन उष्मा हो, आयनन ऊर्जा हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, कोई भी ऊर्जा या उष्मा होती है ना, वो जब भी डिफाइन होती है ना तो पर्टिकुलर उसकी परिभाषा देने के लिए एक मोल यूज करते हैं। इसका मतलब अपने को पर मोल लेना है, पर मोल का मतलब मोल कहाँ है नीचे, जब भी यूनिट देखेंगे वो मोल कहाँ जाएगा ऊपर, तो बताओ क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ऐसे ही इसका मतलब या ये लो जूल केल्विन इनवर्स है मोल इनवर्स, या तो ले लो भैया कैलोरी या ले लो जूल। पर मोल डेफिनेशन में हम बताते हैं कि आपको पर मोल लेना पड़ता है, तो इसकी यूनिट तो बहुत आसान है। कई बार बताऊं क्या करता है, अधिकांश रिएक्शन है ना केमिस्ट्री में, ज्यादातर रिएक्शन केमिस्ट्री में ओपन सिस्टम में होती है, खुले पात्र में होती है। अब एक बात बता दूं, खुले पात्र में कोई रिएक्शन अगर होती है तो उसका क्या मीन होता है, भैया खुले पात्र का मतलब है जो फ्रेशर एनवायरनमेंट का है ना वही फ्रेशर कंटेनर का है, इसका मतलब फ्रेशर सेम रहता है, इसका मतलब दाब कांस्टेंट रहता है, दाब स्थिर रहता है। और आपको पता है उसमें दो प्रकार की होती है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर की और एक कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो आपको पता है ये तो बहुत बार सिखाया था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता पड़ जाएगा कि भाई डेल एस का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आपको पता है उसमें दो प्रकार की होती थी, एक तो स्थिर आयतन पर होती थी, वॉल्यूम कांस्टेंट पर होती थी, और एक ही कांस्टेंट प्रेशर पर होती थी। आपको पता है जो जो उसमें स्थिर आयतन पर होती थी उसको नाम देते थे आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, और जो जो उसमें स्थिर दाब पर होती थी उसको नाम देते थे एंथैल्पी। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कई बार एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए ऐसे बोल सकता है वाष्पन गलन संघनन। तो एक बात बताऊं, ये वाष्पन होना संघनन होना ये गलन होना ये सब साम्य अवस्था पर होते हैं, तो मतलब इन ये सब साम्य पर है, और इन सब के दौरान दाब स्थिर रहता है, ताप भी स्थिर रहता है। इसका मतलब कई बार आपको क्वेश्चन में एंट्रोपी कैलकुलेट करवाने के लिए ये देखो डेल क्यू अपॉन टी है, तो आज डेल क्यू अगर कई बार वाष्पन दे दे गलन दे दे या ऐसे बोल दे स्थिर ताप है स्थिर दाब है, तो वहां आपको जो उष्मा यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, डेल एच। तो कई बार इस डेल क्यू की जगह डेल एच भी यूज हो जाता है अपॉन टी, ऐसे बोल दिया आपको। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की वाष्पन के लिए एंथैल्पी इतनी है, तो बताओ एंट्रोपी कितनी होगी। एंथैल्पी की वैल्यू मान लो कुछ भी दे दी,
20 किलो कैलोरी है, 20 किलो जूल है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना, केल्विन में लेना, तो 273 ऐड करना पड़ेगा। एंट्रोपी का एक ही फॉर्मूला होता है, डेल क्यू अपॉन टी। डेल क्यू भी हो सकता है और डेल एच भी हो सकता है। डेल एच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रिएक्शन से कांस्टेंट प्रेशर पर होती है उनके लिए जो अपन यूज करते हैं उसमें वो डेल एच होती है, तो डेल एच फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये एंट्रोपी से संबंधित प्रॉब्लम थी कि कोई प्रॉब्लम अपने सामने आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है कि डेल क्यू की जगह डेल एच भी रखा जा सकता है। और आपको पता है कई बार रिएक्शन देकर, अगर रिएक्शन देकर जैसे ए प्लस बी और ऐसे सी प्लस डी देकर अगर एंट्रोपी में चेंजिंग पूछे, तो आपको पता है उत्पादों के लिए एंट्रोपी की वैल्यू लिख देना कि समेशन उत्पादों के लिए एंट्रोपी कितनी है माइनस अभिकारकों के लिए एंट्रोपी कितनी है, वो आप लिख देना। इससे आपको एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी। कई बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एंट्रोपी की वैल्यू दे सकता है और पूछ सकता है, तो उत्पाद माइनस अभिकारक करना है, जो गुणांक दे रखा हो उसे तो गुणा करना ही है। मान लो यहाँ 2 दे दे तो बी वाली एंट्रोपी को 2 से गुणा करना है। बस पहले उत्पादों की लिखनी है, बाद में अभिकारकों की लिखनी है। ये अपनी हेडिंग थी एंट्रोपी। अब आप इसमें गलती मत करना। बस इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आज दिन तक अगर जो अच्छा क्वेश्चन आया है तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया है कि कई बार ऐसे पूछ लेता है, रुदोष प्रक्रम दे रखा, एडियाबेटिक दे दिया। अब आपको पता है रुदोष प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, और उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो वहाँ उष्मा में चेंजिंग कितनी आती है, 0। तो बताओ एंट्रोपी भी कितनी आ गई, 0। एंट्रोपी 0 आने का मतलब है अंतिम एंट्रोपी भी एस है, प्रारंभिक भी एस है। इसका मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन 0 आने का मतलब एंट्रोपी स्थिर है। इसका मतलब ये प्रक्रम कैसा होगा, सम एंट्रोपिक होगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान करना, क्योंकि रुदोष प्रक्रम के लिए उष्मा में परिवर्तन 0 होता है। इसकी स्टार भी लगाना, इसको 2-3 बार देख के भी जाना और इस बात को थोड़ा समझ के भी जाना कि भाई डेल क्यू रुदोष प्रक्रम के दौरान इसमें परिवर्तन 0 आता है, तो एंट्रोपी भी 0 आ गई। परिवर्तन 0 आई है, एंट्रोपी 0 नहीं है, ये परिवर्तन डेल एस 0 आया है। डेल एस 0 आता कब है, इसका मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक वैल्यू सेम है। इसका मतलब पहले भी एस थी बाद में भी एस है, तभी तो चेंजिंग 0 आया। बदलाव 0 कब आता है, जब दोनों राशियाँ सेम होती है। इसका मतलब रुदोष प्रक्रम एक सम एंट्रोपिक प्रक्रम होता है। इस दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन कितना आता है, 0। इस क्लास के वीडियो में हमने बहुत अच्छी बातें की एंट्रोपी के बारे में। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए और आप सभी साथियों को इस क्लास का लिंक जरूर शेयर करें। अगले क्लास में हम लेकर आएंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। थैंक यू।